हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा पूर्णिया। बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में ना न्यूटन के गति नियम को स्टार्ट किए थे और ये आपके 11th क्लास का एनसीईआरटी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो चैप्टर नंबर 4 बन जाता है बच्चों। और एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ मूव किए हैं बच्चों। सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम। और आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर कोई विराम में है या गति में है, वह तभी विराम वाली वस्तु गति में आएगी या गति वाली वस्तु विराम में आएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल की मैंने बात करा था, तो बाह्य बल हो सकता है हाथ से लगा हो सकता है आपका वायु के कारण लग रहा हो, या हो सकता है कोई और अवरोधक उत्पन्न हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है, गति कर रही है, तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न की जाए, आरोपित न की जाए। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर यहां पर एक छोटा सा फार्मूला आ जाता है बल का परिभाषा, F इक्वल्स टू किसके करीब होगा बच्चों? ma के करीब। और आप जानते हैं कि अगर मैं यहां से कहूं कि अगर उसका वेग क्या हो, एक समान हो, ठीक है, क्या हो, यदि वेग एक समान हो, और आप जानते हैं यदि वेग एक समान होगा यानी क्या हो सकता है, दैट इज v1 इक्वल्स टू v2, या आप अगर कहे इसको v1 v2 ना कह के बच्चों, आप इसको यूं कह दें कि जो प्रारंभिक वेग है वही क्या होगा, अंतिम वेग बनेगा। एक समान का मतलब तो यही हुआ ना। तो इसीलिए बच्चों यहां से एक इसके करीब बनेगा, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू बोलो 0। तो अगर आपके पास त्वरण क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है बच्चों, तो आप यहां पे स्पष्ट कर सकते हो f बराबर कितना बन जाएगा, बोलो, ये 0। क्लियर हो गया? देखिए यहां से स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई वस्तु क्या हो, एक समान रूप से गतिशील हो, तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आपके सामने देखिए कोई बाह्य बल हुआ नहीं ना, F इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि यदि वस्तु पर परिणामी बल 0 हो, ठीक है, अभी तो हम लोग बात किए हैं, यदि वस्तु पर परिणामी बल 0 हो तो वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब अगर नहीं हो रहा है परिवर्तन तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वस्तु में त्वरण नहीं होता है, अर्थात वस्तु में त्वरण नहीं होता है। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट पॉइंट अपन कह रहा है न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, जड़त्व को परिभाषित करता है। क्लियर है? चलिए, अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रहेगा क्या? ठीक है, चलिए। अब यहां पर आता है कि जड़त्व क्या है बच्चों। जड़त्व के बारे में ना पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण है जिसके कारण वे अपनी अवस्था का बोले तो विरामावस्था या फिर कह सकते हैं गति अवस्था को, या गति अवस्था में सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं करने देती। ठीक है, नहीं करने देती या कर सकती, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और मैंने एक बात ये भी कह दिया था कि जो जड़त्व है वह क्या होता है बच्चों, यानी जड़त्व समानुपाती होता है किसका? द्रव्यमान का। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। और एक बात और भी बता दिए थे कि जो जड़त्व है वह यानी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु रुकी हुई है या चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जड़त्व वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है बच्चों कि जड़त्व का प्रकार। क्या कह रहे हैं हम लोग? जड़त्व का प्रकार। अगर आप जड़त्व के प्रकार को देखें तो ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। ठीक है, तो जड़त्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। तो यहां पर सबसे पहला अगर हम बात कर ले जड़त्व का तो क्या बनेगा बच्चों? जड़त्व का सबसे पहला आता है विराम का जड़त्व, या फिर आप गति का भी जड़त्व कह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि विराम से ही स्टार्ट होगा, यह आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए विराम का जड़त्व, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा जो बनेगा बच्चों इसको बोलते हैं गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। इसको बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक जो तीसरी बातें बन जाएगा ना, इसको बोलते हैं बच्चों दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, यानी बोल सकते हैं इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो जड़त्व के कितने प्रकार हो गए? जड़त्व के 3 प्रकार होता है। एक आता है विराम का जड़त्व, दूसरा आता है गति का जड़त्व, तीसरा हो गया बच्चों दिशा का जड़त्व। ठीक है, चलिए अब एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं इसको। पहला आता है बच्चों विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। अच्छा, विराम का जड़त्व की बात देखिए, जड़त्व का जो परिभाषा है तो वही यहां पर भी अप्लाई हो रही है। तो कह सकते हैं यह वस्तु का, यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था
अपनी विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, इसका अर्थ है बच्चों, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहती है, तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। ठीक है, अर्थात स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती, अर्थात स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती, है ना। लंबा डेफिनेशन हो गया ना। देखिए, विराम का जड़त्व का मतलब है वह वस्तु का गुण या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात कह सकते हैं वो अपनी गति को स्वयं प्रारंभ नहीं कर सकती। क्या कहलाएगा? यानी कह सकते हैं बच्चों विराम का जड़त्व। एक उदाहरण से समझते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जैसे एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है, एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है। ठीक है, जब बस अचानक चलना प्रारंभ कर देती है, चलना प्रारंभ करती है, तब वह पीछे की ओर गिरता है, तब वह पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल और भी लिया जा सकता है। देखो कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एक एग्जाम्पल इसके है नहीं। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए देखिए क्या होता है कि जब कोई घुड़सवार की बात आती है, जब कोई घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर दे, अचानक दौड़ना शुरू कर दे तो घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लगता है, घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लग जाता है। क्लियर है? चलिए अब क्या होता है, इसके कई सारे और भी एग्जाम्पल है। आपको मन करे क्या सर और कोई एग्जाम्पल है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कारपेट को पीटने पर धूल का निकलना, कारपेट को पीटने पर धूल का निकलना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बंदूक की गोली को कांच से खिड़की पर फायर करने पर यह स्पष्ट छिद्र बनाती हुई निकल जाती है, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब आ जाता है जी आपका गति का जड़त्व। जब दूसरी बात करें बच्चों तो यहां पर बन जाएगा आपका, चलिए मैं दूसरे थोड़ा सा वो ले लेता हूं स्लाइड।
गति का जड़त्व, मतलब समझ रहे हो, कोई वस्तु अगर गति में तो गति में ही रहेगा, ठीक है। कोई वस्तु अगर गति में तो गति में ही रहेगा, वह विराम में नहीं आ सकता, तभी आएगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो वस्तु का वह गुण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। गति का जड़त्व कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से लिखा जाए इसे, तो अगर एग्जाम्पल लेंगे आप तो क्या हो सकता है बच्चों, जैसे चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। चलती ट्रेन से कूदने पर, चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर, व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। क्या ये सब याद रहेगा। दूसरा आता है बच्चों कि जब किसी बस या ट्रेन में है आप बैठे हुए, यानी बस के अचानक रुकने से किसी गतिमान बस के अचानक रुकने से बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स है। अब आपके मन में हो कि सर एक और एग्जाम्पल ले लें अपन, ले लो, ठीक है। तो लंबी कूद के धावक, लंबी कूद के धावक को कूदने से पहले, कूदने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ना, ये किसका एग्जाम्पल होगा, यानी कह सकते हैं बच्चों गति के जड़त्व का। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहां पर अपन बनता है तीसरी बातें, और ये होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ठीक है। अब दिशा का जड़त्व का क्या मतलब हो गया बच्चों, अगर आप दिशा के जड़त्व को देखें तो आप कह सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्वयं की गति में दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति
वह स्वयं की गति की दिशा में, गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, दिशा का जड़त्व कहलाता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से लिख लिया जाए, जैसे मान लो आप किसी पत्थर को धागे से बांधिए और उसको आप किसी भी सर्कुलर मोशन में आप उसको घुमाइए, तो अचानक क्या होगा, धागे को छोड़ दोगे तो पत्थर की दिशा जड़त्व के कारण विपरीत स्पर्श त्रिज्या के अनुदिश क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, जब किसी पत्थर को धागे से बांधकर, धागे से बांधकर वृत्तीय पथ कह दीजिए या फिर आप मार्ग कहिए, मार्ग में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, अथवा अचानक धागे को छोड़ दिया जाए, अथवा अचानक धागे को छोड़ दिया जाए तो पत्थर की दिशा, तो पत्थर की दिशा के जड़त्व के कारण जड़त्व के कारण वृत्त की स्पर्श जया यानी टेंजेंट, स्पर्श जया के अनुदिश गति करता हुआ, के अनुदिश गति करता हुआ गिर जाता है। क्योंकि धागे का खिंचाव बल, क्योंकि धागे का खिंचाव बल, धागे का खिंचाव बल पत्थर की वृत्तीय गति में, पत्थर की वृत्तीय गति में सहायक होता है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, और अगर आप एग्जाम्पल इसको और देने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि हम जब अपने घर में मम्मी पापा या किसी के साथ मान लो बाइक चला रहा हो, अगर उसके साथ आप क्या करते हो बच्चे, गति कर रहे हो, ठीक है, तो एक मोड़ पर जैसे मुड़ते हो तो क्या होता है कि जो ड्राइवर, या बस में ही सफर करो तो ड्राइवर की जो डायरेक्शंस हो जाएगी मुड़ने पर, वो कहाँ होगी, उस गोलंबर के तरफ, और हम यात्री जब बैठे हुए होते हैं तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी, एकदम गोलंबर से आगे। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं अपकेंद्रीय बल की तरफ। उदाहरण के तौर पे इसको समझें। चलिए, अब क्या होता है कि इससे ना ऐसे हमने रस्सी को बांध दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे मैंने पत्थर को बांधा है। पत्थर को बांधने के बाद अब आप जब इस पे टेंजेंट की बात, इसको घुमाओ, क्या करें, इसको थोड़ा घुमाइए। जब आप इसको घुमाओगे ना कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ ऐसा, इसको घुमाइए। जब आप इसको घुमाओगे किसी आर त्रिज्या पर तो इसे रेडियली इसके पास क्या होगा, देखिए इसके पास रेडियली क्या होगा, इसका डायरेक्टेड हो जाएगा, मोशन हो जाएगा ये।
ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ऐसा डायरेक्ट करेगा, ये देखिए ऐसा आगे की ओर, अगर ये फेंकाए तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, यानी दिशा का जड़त्व, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम बात करें कि अगर सड़क पर, मैंने कहा ना कि अगर किसी गोलंबर पे इसको अगर मोड़ा जाए किसी व्हीकल्स को तो क्या बात बनेगा। मान लेते हैं हमने एक छोटा सा गोलंबर यहाँ इसको मान लिया, बड़ा वाला गोलंबर ले लेते हैं जी, ठीक है। चलो आपने इसको मान लिया। अब क्या है कि ये आपका पाथ है, एकदम से ये पाथ है, और यहाँ पर जब व्हीकल्स की बात करें, आप व्हीकल्स की बात करें ये वाला, ठीक है, तो ये जैसे जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये मुड़ रहा है इसके तरफ, तो बैठा जो यात्री है वो कहाँ लगाएगा, इसके तरफ, इसको बोल सकते हैं FC डैश, इसको बोलेंगे FC। और जो यहाँ पर सेंटर के तरफ जो बल लगा रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इसको FC को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और यहाँ से मैं FC डैश की बात करूँ तो इसको बोल सकते हैं अपकेंद्रीय बल, बाहर के तरफ जो लगता है। तो देखिए बाहर की तरफ भी तो बल लगा ना इसको संतुलित करने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दिशा का जड़त्व। क्लियर हो गया। न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले संवेग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप संवेग ना 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए हो, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। तो संवेग है क्या एक्चुअल में बच्चों, किसी वस्तु का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों संवेग का। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, या संवेग के बराबर होता है, याद रहेगा, ठीक है। अब जरा देखिए कि जब आप संवेग की बात करें, ठीक है, तो ये होगा क्या, मान लो यहां पर मैंने कह दिया एक छोटा सा क्या है बच्चों, ये एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु का जो वेग है, अगर मैंने कह दिया बच्चों कि ये छोटा सा वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है m, और इसके पास अगर हम v की बात करें यानी वेग की बात करें तो वह v हो जाए, तो संवेग बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, संवेग बराबर होगा बच्चों द्रव्यमान और गुना किसका, यानी वेग का, ठीक है। तो संवेग को ना p से सूचित करते हैं बेटा, p, और द्रव्यमान को कह सकते हैं m और वेग को कह सकते हैं v। तो p इक्वल्स टू क्या बन गया, mv। क्लियर है। सच मात्रा में अगर देखें, अगर हकीकत में देखोगे तो हम कह सकते हैं वस्तु का रैखिक संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा होती है, ठीक है। क्या होगा, वस्तु का रैखिक संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा है, गति की मात्रा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन क्या हो गया, संवेग का फार्मूला भी पता चल गया है ना। अब यहां पर एक छोटी सी बात आ जाती है बच्चों कि जो संवेग का SI मात्रक है वो क्या होगा। तो संवेग का SI मात्रक, संवेग बराबर क्या था, देखो तो P बराबर आपके पास mv है, तो संवेग का अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनेगा। चलिए अगर मैं यहाँ पर CGS मात्रक की बात करूं तो CGS मात्रक कितनी बन जाएगा, ग्राम का होगा सेंटीमीटर, अब बोलिए, यानी सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, और बोलिए कितना, पर सेकेंड बन रहा है। चल अब अगर मैं यहाँ पर बीमा की बात कर लूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, बीमा का, तो बीमा क्या बनेगा, ये बन जाएगा m और LT माइनस का बोलिए कितना, यानी 1 होगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है बच्चों कि
संवेग को ना, क्या बात कर रहे हैं, संवेग को, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, संवेग को इकाई समय में, संवेग को इकाई समय में रोकने के लिए, रोकने के लिए आवश्यक, आवश्यक बल भी कहा जा सकता है, बल भी कहा जा सकता है। अर्थात बल की परिभाषा कहां से मिल गई अपन, संवेग से, सॉरी बल की परिभाषा कहां से, जड़त्व से, और बल का पूरा परिकलन किससे हो गया, संवेग से। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात कर लिया आपने कि भाई अगर वस्तु का संवेग की बात कर लिए तो संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर ले बच्चों, तो अगर मैं बात कहूं थोड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, मान लिया जाए यदि दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का संवेग समान है, तब हल्की वस्तु, तब हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, का वेग अधिक होगा। अब ये कैसे, अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा और समझाने की अगर कोशिश करें तो कैसे हो सकता है ये, आप अभी अभी के बच्चों जो P बराबर होता है वो क्या है, mb, P1 बराबर कितना, m1 v1, और P2 बराबर कितना, m2 v2 होगा क्या। अब आप देखिए यहां पर कह रहा है प्रश्न आपका क्या है, जो पॉइंट है, यदि दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का संवेग समान हो, संवेग समान है तो यहां पर आप लिख सकते हो यदि P1 बराबर कितना, P2, तो यानी m1 v1 इक्वल्स टू बोलिए कितना, m2 v2। इसका मतलब क्या हो गया, mv इक्वल्स टू क्या, मैं इसको लिख सकता हूं क्या यहां पर कांस्टेंट, बोल सकते हो ना, और mv इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या बन गया, इससे ये पता चला बच्चों कि जो m है आपका क्या है, m, तो m जो बनेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन गया जी, v का बना क्या, देखिए तो इससे यह पता चला कि अगर वेग ज्यादा, देखिए इससे पता क्या चला, यदि वेग ज्यादा तो m क्या है, कम, और या मैं उल्टा लिख दिया हूं, मैं कहा थोड़ा सा इसको और मैं क्लियर करूं बच्चों, तो मैंने कहा क्या, देखिए यदि m अगर मान लो ज्यादा हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, और यदि m अगर कम हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगा क्या, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना क्या। तो यहां से एक पॉइंट और उभर के आ जाता है आपके पास कि देखिए यानी P1 बराबर कितना, P2, तो m1 v1 बराबर कितना, m2 v2, और यहां से m1 बाय m2 बराबर कह सकते हो v2 बाय v1 कह सकते हो। इससे यह पता चला अगर m1 बड़ा हो m2 से तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपका जो v है बच्चों यानी वो कितना होगा, देखिए यानी v1 कम हो जाएगा v2 से, होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि
थोड़ा सा और अगर हम पढ़े यहाँ इसको, तो अपन यहाँ पे छोटा छोटा टॉपिक बन जाता है। वो क्या बनता है देखिए तो, P इक्वल्स टू कितना mv, और आपने कहा यहां पर क्या कि यदि m इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब यहां पर P क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बन जाएगा क्या। देखिए तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बन रहा है तो आप स्पष्ट तौर पे कहते हो इसका ग्राफ अगर खींचा जाए सर, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या, देखो तो जरा, बनेगा। और ये ग्राफ कैसा जाएगा, एकदम से बीच से जाते हुए आपको ऐसा दिखाई देगा, दिखाई देगा क्या, ऐसा। ठीक है, अगर आप यहां पर P क्या देते हो, यहां पर V क्या दिए, और यहां पर M आपने क्या कहा बच्चों, स्थिरांक। फिर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि अगर मान लो दूसरा कंडीशंस लिखा जाए कि यदि V इक्वल्स टू कांस्टेंट कर दो, तो यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, M का बनेगा क्या। तो यहां पर अगर आप इस ग्राफ को लिखने की अगर कोशिश करें तो क्या बनेगा, जरा देखिए। देखिए तो यानी ये बन गया आपका P, ये बन गया बच्चों M, और ये बन गया V इक्वल्स टू क्या, यानी कांस्टेंट। बट अगर थोड़ा और चलें कि नेक्स्ट में यदि आपने कहा कि सर P इक्वल्स टू MB, और मैंने कहा P इक्वल्स टू अगर आप यहां पर कांस्टेंट कह देते हो, तो यहां से M भी इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहां से M क्या बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल V का बन जाएगा। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बन जाता है तो यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बन गया, मान लो मैंने कहा ये M है, और इसमें मैंने कह दिया ये जो एक्सिस है इसको आप उलट भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बच्चों ये V है। तब इस कंडीशंस में जब आपके ग्राफ बनेंगे वह कैसा बनेगा, एकदम से पैराबोलिक बनेगा। क्या, एक वैल्यू बढ़ा रहे थे, एक वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, यही बात आएगी। क्लियर है, चलिए ये बात थी जी इसके ग्राफ का। अच्छा, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा न्यूटन का, आपने यहां पर संवेग पढ़ लिए हो बच्चों, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, न्यूटन का द्वितीय गति नियम तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, जरा देखिए। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, अगर आप देखें न्यूटन का द्वितीय गति नियम, हालांकि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देखेंगे तो उसको भी मजा आने वाला है। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है बच्चों, तो किसी वस्तु का रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पे लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लिख लिया जाए, इस नियम के अनुसार वस्तु के रेखीय संवेग में, वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है, तथा यह परिवर्तन, क्या राइटिंग समझ में आ रही है, देखो हम कोशिश कर रहे हैं राइटिंग बनाने का। ठीक है, थोड़ा स्लो लिखते हैं ना तो राइटिंग बन रही है, बट बड़ा बहुत धीरे हो जाएंगे यार। परिवर्तन हमेशा
लगाए गए बल की दिशा में होती है, लगाए गए बल की दिशा में होती है। बात समझे क्या? इस नियम के अनुसार वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर समझा जाए, ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं। अर्थात F जो बन रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है dp बाय dt का। होता है क्या? देखो तो, चूंकि बल ये सदिश राशि है तो हम लोग यहां सदिश लगा दिए। ठीक है, चलो तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? चूंकि अब जानते हो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है बच्चों mb। होता है क्या? P बराबर होता है mb। तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर इसको थोड़ा बताऊं तो ये जो F बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर जो F बन रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया d बाई डी टी इंटू बोलिए कितना mb का। तो F इक्वल्स टू मैं कह सकता हूं k इंटू डी बाई डी टी इंटू बोल दीजिए कितना mb का। हो सकता है क्या? अच्छा, अब यहां पर क्या है कि F इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, जरा देखिए तो। F इक्वल्स टू बन जाएगा k इंटू बोलिए यहां पर चेन रूल लगाइए m इंटू बोलिए d बाई डी टी इंटू बोल दीजिए v, और यहां पर प्लस का क्या बनेगा बोलिए, यानी v इंटू कह दीजिए कितना dm बाय कितना dt। अब मैं कहता हूं क्या कि यदि m इक्वल्स टू क्या बन जाए बच्चों, यानी कांस्टेंट नियतांक, तो dm बाय dt किसके करीब होगा? जीरो का, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? जीरो। इसीलिए अगर f की बात अगर कर ली जाए तो f बराबर क्या बनेगा? km इंटू बोल दीजिए dv बाय dt, और प्लस में बन रहा है बच्चों कितना, यानी v इंटू बोलिए जीरो। तो यहां से f आपका बन जाएगा यानी km, और dv बाय dt जो बनता है बच्चों, ये dv बाय dt ये किसके करीब बनता है? एक्सेलरेशन के अराउंड। तो ये बन गया जी ma। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये फोर्स का यहां से कैलकुलेशन आ गया जी। आ गया क्या? फोर्स का क्या हो गया? कैलकुलेशन। यदि आप यहां पर कहे, यदि k बराबर क्या है, यदि k बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, और k बराबर अगर 1 दे दे तो इसीलिए f इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? f इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों आपका ma। बना क्या देखिए तो, बन गया ना यहां से F बराबर ma। अब यहां पर क्या है कि फोर्स का एक डेफिनेशन आ जाता है बच्चों। ठीक है, यहां से बल का परिभाषा आ जाता है, पूरी तरीके से बल का कैलकुलेशन आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं थोड़ा बल का। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा वो बनेगा बल। क्या बन रहा है? बल। न्यूटन का सेकंड नियम समझ में आ गया? न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है, अर्थात F बराबर क्या आ जाएगा? ma। ठीक है, चलिए अब बल क्या है बच्चों? बल क्या है? यानी फोर्स। सामान्यतः खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल है। तो मैं यहां से छोटे छोटे उतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर या अथवा धकेल कर, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर या धकेलकर विरामावस्था में रखी वस्तु में गति उत्पन्न करता है।
अथवा लाने का प्रयास करता है, अथवा गति उत्पन्न करने का, अथवा गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी बात क्या है बच्चों कि वस्तु विराम अवस्था में लाता है या लाने का माने क्या कहते हैं, प्रयास करती है। तो साधारण भाषा में कह दीजिए ना, खींचना या धकेलना बल कहलाता है। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाता है अथवा लाने का प्रयास करता है। या फिर आप कह सकते हो बच्चों कि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है या प्रयास करता है। गति की दिशा में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसका, यानी कह सकते हैं बच्चों बल का। अब यहां पे ना बल की विभिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, बल अनुप्रयोग की विभिन्न स्थितियां अपन टॉपिक बना लेते हैं छोटा सा, इसको समझिएगा थोड़ा, जो बच्चे नीट और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो। बल अनुप्रयोग का मतलब समझे, जो फोर्स लगा है उसके एप्लीकेशंस की बात चल रही है। बल अनुप्रयोग की विभिन्न स्थितियां, ठीक है। देखिए, अब अगर मैं इसकी स्थितियां की अगर बात कर लूं बच्चों तो क्या होगा, देखिएगा। मान लो यहां पर मैंने कहा कि एक ऐसा सरफेस ले लिए और इस सरफेस पर क्या है, एक ऐसे वस्तु को रख दिया जाए। चलो रख देते हैं, ऐसे मैंने वस्तु को रख दिए। ठीक है, थोड़ा इसको टेढ़ा कर लेते हैं जी। चलो बहुत बढ़िया। अरे फिर टेढ़ा क्यों हो गया? ठीक है, ये वस्तु है जी। चलो अब अपन करते क्या है, इस पर ने एक बल लगाते हैं, लगा दिया जाए एक बल, इस पर ने एक बल लगा देते हैं, लग गया। ठीक है, अब बल लगा रहे हैं तो कह सकते हैं कंडीशंस नंबर 1 की बात कर लेते हैं बच्चों। कंडीशंस 1 क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 1 कहता है वस्तु विरामावस्था में रहती है यदि वस्तु विराम अवस्था में हो। इसका मतलब है यहां पर आपने फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, m मास का ये ब्लॉक है और u इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 0, तो यहां पर v भी कितना बन जाएगा बोलो 0 होगा। अब अगर मान लो वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, तब उस कंडीशंस में क्या होगा, ये दूसरा कंडीशंस ले लिए बच्चों। ठीक है, अब दूसरे कंडीशंस में क्या है, हमने फोर्स यहां पर एग्जर्ट करा, चलो जी फोर्स भी करा ही दे रहे हैं, फोर्स आपने लगा दिया, यानी क्या है ये F, U इक्वल्स टू क्या थी 0, वस्तु का द्रव्यमान कितना है m। अब यहां पर ये वस्तु क्या है, ये चलना शुरू कर देती है, इसका मतलब है इसके पास ये वेलोसिटी ऑलमोस्ट
आ गया, और ये वाली जो बात कहें तो इसका मतलब है कि v हमेशा 0 से बड़ा होगा तब ये चलना शुरू कर दिया हो। ठीक है, अब कई सारे कंडीशंस बताइए, ये दूसरा कंडीशंस था। तीसरे कंडीशंस की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो तीसरे कंडीशंस में क्या बात बनेगा बच्चों, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु की बात आपने कर दिया, देखिए चलिए, अब अगर मैं यहां पर फोर्स की बात कर दूं, ये वाला जब फोर्स इस पे एग्जर्ट हुआ था ना, तब उसकी बात आती है बच्चों, ये एफ इस वस्तु पर लगाया गया, और क्या है कि कुछ समय के लिए, सूक्ष्म समय में बल वेग का परिमाण बढ़ा देता है, तो गति की दिशा क्या होगी, पूर्व की भांति रहेगी क्या। चलो अगर मान लो यहां पर हम बात करें थोड़ा इस तरह का, ऐसे रैखिक वेग लगा दो जी, लगा दिए। चलो अब ये आपका क्या है जी, फोर्स, u इक्वल्स टू क्या 0 है, क्या नहीं है, u 0 नहीं है। इस कंडीशंस में अगर हम बात कर ले तो यहां पर इसका वेलोसिटी कितना बन जाएगा बच्चों, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो यानी v, वो किसके करीब हो जाएगा, ग्रेटर होगा u से, स्वाभाविक बात है। ठीक है, और एक आता है कि सूक्ष्म समयांतराल में बल वेग का परिमाण घटा दिया जाए, तब की बात आती है। तो बहुत सारे ऐसे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एक समान वृत्तीय गति में भी बल लगता है, तो ये बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि एक समान गति में दीर्घवृत्तीय, अगर मान लो कि बात करेंगे, दीर्घवृत्तीय का मतलब क्या है जरा समझिएगा। देखिए एक समान की जब भी बात की तो एक समान में क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आया। अब एक समान में मान लो क्या है, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ पर वस्तु है, इसका वे भी हो जाएगा, तो ये नीचे अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ क्या लगाएगा, एफ सी, और जो एफ सी बनेगा ये किसके करीब बनेगा, एम वी स्क्वायर बटा बोलिए आर के करीब। फिर कभी कभी आपका मन करे कि सर बल की बात कर रहे हो और असमान वृत्तीय गति में अगर बात कर ले, आप किसकी बात करो, असमान वृत्तीय गति का, इसका मतलब देखिए तो यहाँ पर इसका वेग, इसका वेग, इसका वेग असमानी वृत्तीय गति में, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नीचे क्या लगेगा, W बराबर क्या बन जाएगा, mg, और ये देखिए तो v बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो बन रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें थी किसका, यानी बल का। तो बल का थोड़ा सा बेसिक बात आप क्लियर कर लेते हैं ताकि आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहेंगे कि बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, बल का एसआई मात्रक, अच्छा सदिश राशि है से बल बराबर क्या बन जाएगा, F बराबर ma। ठीक है, अब देखिए बल का एसआई मात्रक क्या बनेगा बच्चों, यानी न्यूटन, और एक न्यूटन किसके करीब बनेगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब। फिर यहां पर आ जाता है बल का सीजीएस मात्रक, ये क्या बनेगा बच्चों, ये बल का सीजीएस मात्रक हो जाता है डाइन, और एक डाइन किसके करीब हो जाएगा, ये बनेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के करीब। बात समझ गए। अब देखिए बच्चों बल का एसआई मात्रा भी देख लिए। अब यहां पर क्या होता है कि अगर एक छोटा सा पॉइंट को देखा जाए, 1 न्यूटन कितना होगा, 10 के पावर 5 डाइन के करीब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर छोटी छोटी बातें आती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, और एक डाइन कितना हो रहा है ये आपको पता चल गया। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करूं तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या बनेगा, यानी 1 kg, देखिए 1 kg वेट का क्या मतलब होता है, 1 kg वेट का मतलब होता है 1 kg फोर्स, और 1 kg फोर्स का मतलब हो गया 9.8 न्यूटन। कितना, 9.8 न्यूटन। क्लियर हो गया। चलिए ये सब थोड़ी थोड़ी बातें, इसको याद रखिएगा, फोर्स में न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाला है। तो यहां पर अगर कहें 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम वेट का मतलब हो गया 1 ग्राम फोर्स, और 1 ग्राम फोर्स का मतलब हो गया बच्चों कितना, 980, यानी क्या, डाइन। क्लियर है। चलिए, और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन है, ये हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक छोटी सी बात आती है क्या, कि यदि द्रव्यमान m नियत नहीं हो तब, ठीक है,
अच्छा, एक बात ये भी जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि F बराबर अगर मैंने कहा बच्चों क्या ma, F बराबर क्या किया ma, यह तभी सत्य है जब वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या वस्तु का द्रव्यमान नियत अथवा निश्चित हो। ठीक है, यह तभी अप्लाई होगा। ठीक है, और यहां पर आता है क्या कि यदि द्रव्यमान m नियत नहीं हो, द्रव्यमान m नियत नहीं हो, तब की अगर बात करें बच्चों तो क्या बनेगा, आप जानते हो F बराबर कितना बन गया, बोलिए F बराबर कितना ma ना, और आप कहते हो कि जो A बनता है वो किसके करीब बनेगा, dv बाय बोलिए कितना dt। और अगर आप कहते हो दूसरे भाषा में कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, किससे, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, तो यहां से न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम होगा वो क्या होता है बच्चों, यानी आप कह सकते हो जो फोर्स है वह किसके करीब बन रहा था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के करीब हो रहा था क्या। चलिए, संवेग में परिवर्तन की दर, और P बराबर क्या होगा बोलिए mb। तो यहां पर आप कह सकते हो कि F जो बन रहा है ये बन रहा है d/dt इंटू कह दीजिए कितना बच्चों, यानी mb। तो यहां से F जो बनेगा आपका ये बनेगा m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस कह दीजिए कितना v इंटू कह दीजिए dm बाई डी टी। जब ये तब बनेगा जब हमने कह दिया क्या, आपके वस्तु का द्रव्यमान नियत ना हो, तब की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बात थी जी यहां का। नेक्स्ट अगर थोड़ा पॉइंट की बात कर लें, ताकि देखो आपका बल ही खत्म हो जाएगा ये पूरा। यदि बल तथा त्वरण के तीन घटक, यदि बल तथा त्वरण के तीन घटक x, y, z अक्षों के अनुदिश हो, अक्षों के अनुदिश हो, तब क्या बनेगा, जरा सोचो ना। Fx बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा Fx बराबर Fx का आई कैप, और Fy बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, Fy का बोलो जे कैप, और Fz का अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि Fz और k ये परिमाण है। और फिर यहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों कि जो A है वो कितना बन रहा है, A की अगर बात करें तो अब यहाँ पर ना छोटा सा यूं आ जाता है, इसको थोड़ा सा लिखने का। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा, F बराबर कितना बन जाएगा, Fx आई अब प्लस कर दीजिए कितना Fyj, अब प्लस में बोलिए Fzk। और यहाँ से अगर A मान लो कि A इस तरह का दिखाई दे, Axi प्लस Ayj, अब प्लस कर दीजिए कितना Azk वेक्टर के रूल से। तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, अगर आप कहे यहाँ से Fx बराबर क्या बन जाएगा, Fx बराबर कितना m इंटू बोलिए कितना Ax, तो Fy बराबर कितना बनेगा m इंटू कर दीजिए कितना Ay बनेगा क्या। और यहाँ से कह सकते हो Fz बराबर कितना m और बोलिए कितना Az। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक छोटा सा और पॉइंट को लिख लिया जाए क्या, जब इतना कर लिया तो थोड़ा और पॉइंट को नोट कर लेते हैं। जब बल को दिशा बिना प्रदर्शित किया जाए, या फिर कह सकते हैं, या एक पॉइंट ऐसा आता है कि सीधी रेखा के अनुदिश, सीधी रेखा के अनुदिश, देखिए मैंने आपसे कहा था कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं हो रही है, तो राइटिंग में हो रही है क्योंकि राइटिंग थोड़ा बन नहीं पा रहा है, कि अनुदिश वस्तु को एक समान गति करने के लिए कोई बल आवश्यक नहीं होता है।
कोई बल आवश्यक नहीं होता है। तो F बराबर कितना, ma, और चूंकि क्या है A बराबर क्या है 0, तो इसीलिए F बराबर कितना 0 होगा। अच्छा, ये तो थी जी बल का, ठीक है। तो अपन बल के लगभग बात हम लोग कर लिए, ठीक है। नियत बल वगैरह परिवर्ती बल भी आप जानते हो। नियत बल होता है कि बल की दिशा और परिमाण दोनों नियत रहे, तो नियत बल कहते हैं। नियत बल को स्थिर बल भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा कि परिवर्ती बल क्या होता है, या निर्भर बल, या फिर केंद्रीय बल की बात आती है। फिर संरक्षी और संरक्षी की बात आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है जी स्प्रिंग बल, ठीक है। तो मैंने क्या करा बच्चों, एवं प्रकार से न्यूटन के जो आपके जो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हमने बहुत बढ़िया से इसको विद नोट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप अगर इस लेक्चर को आप देखे होंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से आपका क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए बाकी आपसे फिर मुलाकात करेंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीपी मंत्रा पूर्णिया।